दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने भारत का संविधान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कई छोटे छोटे वीडियो कई पार्ट्स में लेकर के आएंगे। भारत के संविधान में दोस्तों पार्ट 1 जो है पार्ट 1 में जो संघ राज्य और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जबकि पार्ट 2 में नागरिकता के विषय में बताया गया है। साथियों, हम किन्हीं वजहों से इन दोनों पार्ट को छोड़ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम इसको धीरे धीरे कवर कर लेंगे। फिलहाल हम आज शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में दोस्तों कुल पार्ट 3 के अंतर्गत आने वाला 12 से लेकर 35 तक के अधिकार शामिल हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। स्लाइड में दिखा के आपको बोलते जाएंगे, आप सुनते जाइएगा और नोट करने की इच्छा होगी तो नोट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हमने रखा है आओ जाने भारत का संविधान। इसमें दोस्तों आप देखिए मैंने स्लाइड पे पहले लिख रखा है, जिसके मैं इस संविधान के बारे में जो व्याख्या करूंगा, जो भी बताऊंगा, वो साधारण शब्दों में बताऊंगा। साधारण शब्दों में बताने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना रहेगा दोस्तों कि मेरी बात को साधारण से साधारण व्यक्ति भी, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सके। आप लोग किताबी भाषा तो जान सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी रहेगी तब तो आप उसे किताबी भाषा के माध्यम से लिख पाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से कि अपनी बात को साधारण भाषा में कह सकना चाहता हूँ और कम से कम शब्दों में कहना चाहूँगा। ठीक है साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। भाग 3, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। साथियों देखिए, मूल अधिकार कहा जाए या मौलिक अधिकार कहा जाए, बात एक ही है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखिए मैंने लिख रखा है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 जिसमें परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में राज्यों के बनाए गए नियम किस हद तक समान होंगे ये बताया गया। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करने के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, देश में कहीं भी निवास आदि का अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 20 में साथियों अपराधों के लिए दुष्सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार 2002 की 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य कर दी गई है, जो 2009 से लागू हुआ। साथियों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप देखेंगे इसमें कहीं कहीं अनुच्छेद उदाहरण के लिए अनुच्छेद 21 देखिए, उसमें अनुच्छेद 21A जुड़ गया है। आगे आने वाले टाइम में और भी आप देखेंगे कि कहीं कहीं अनुच्छेद 20, 21, 22 इस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन बीच में A, B करके जुड़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ A, B जुड़ गया है वहाँ पे संशोधन किया गया है। ठीक है, संशोधन करके कुछ न कुछ संविधान में परिवर्तन करके वहाँ पर 21A के तहत जोड़ा गया है। आने वाले वीडियो में सनय तरीके से आपको मैं सारी बातें अपनी बता सकूँगा। तो 21 तक आपने इसको देखा। अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक। अनुच्छेद 23 में बताया गया कि मानव के बेगारी करने तथा बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कारखानों, कोयला खदानों आदि में बालकों के कार्य करने पर रोक। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार प्रसार की आज़ादी के बारे में बात की गई, जबकि 26 अनुच्छेद में कहा गया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 27 में किसी भी विशिष्ट धर्म को अभिवृद्धि के लिए करों के देयता से छुटकारा दिया जाएगा। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए भी स्वतंत्रता होगी, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की यहाँ गलती हो गई है कुछ, शायद सौंपना एवं प्रशासन, हाँ स्थापना था, यहाँ पे स्थापना होना चाहिए। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 31 में कहा गया संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, जिससे कि संपत्ति का अर्जन रखने का जो अधिकार था वो मूल अधिकार में था, लेकिन उसे परिवर्तन करके
निरस्त कर दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें बहुत सारी धाराएं जुड़ गई, अनुच्छेद ए जुड़ गया है, अनुच्छेद बी जुड़ गया है, 31 में ए, 31 में बी, अनुच्छेद 31 का सी जुड़ गया है। इस तरीके से करके साथियों मैंने पूरे 35 तक सब कवर करने की कोशिश की है। तो जैसे जैसे मैं इसके बारे में एक एक एक्सप्लेनेशन देता जाऊँगा, आप लोग उसको समझते जाइएगा, और नोट करने की इच्छा होगी तो नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों। आज मैंने आगे देखिए मूल अधिकार का मैंने शुरू कर दिया 12 से 35 तक। तो देखिए सबसे पहले साधारण अधिकार, साधारण अधिकार के बारे में बात करते हैं साथियों। साधारण अधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत केवल मूल अधिकार की परिभाषा को दिया गया है कि आपके मूल अधिकारों को कौन व्यक्ति तय कर सकता है, कौन डिसाइड करेगा कि ये आपका मूल अधिकार है या नहीं है। तो इसमें बताया गया कि इसके अंतर्गत भारत सरकार, भारत सरकार, फिर संसद, सभी राज्यों की सरकारें तथा विधानमंडल तथा भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारी शामिल होंगे जो आपके साधारण अधिकार को तय करने का दायित्व रखते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों आता है आपका अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि इस अनुच्छेद 13 में आपको बताया गया है कि इस अनुच्छेद में मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां शामिल हैं। इसमें कहने का मतलब सिर्फ इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि जो भी आपके मूल अधिकार है उसमें अगर किसी भी प्रकार की सरकार कटौती करना चाहती है या उन मूल अधिकारों को समाप्त करना चाहती है तो बिना उसकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 13 बनाया गया है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि राज्य कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएगा जिससे व्यक्ति के निजी हितों का उल्लंघन होता हो। तो जिस हद तक निजता का उल्लंघन अगर होगा तो उल्लंघन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अपने आप समाप्त हुआ या अवैध माना जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आज कोरोना संकट में सरकार, अधिकारी या स्वयं राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को इलाज से वंचित नहीं कर सकती है। कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना काल में स्थिति बिगड़ चुकी है, तबीयत खराब हो चुकी है उसकी, तो अगर उसको सरकार चाहे तो उसमें उसको इलाज के लिए मना नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करेगी तो वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा वो। ठीक है, कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। ये देखिए एक दूसरा उदाहरण मिल गया आपको जो अनुच्छेद 13 के तहत ही आता है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 13। इसमें दिखा लास्ट में लिखा मैंने कि अगर ऐसा करने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करता है जो आपके अधिकारों को अल्पता करना चाहता है या आपके अधिकारों को समाप्त करना चाहता है तो वह अनुच्छेद 13 के द्वारा स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 14 शुरू होता है समता का अधिकार। पहले मैंने वहां बताया समानता का अधिकार, अब यहाँ पर आ गया समता का अधिकार। समता क्या होता है? समता का मतलब ये होता है साथियों कि समान अधिकार या समान भाव रखना। ठीक है, अब इसमें कहा गया है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, मतलब राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। मतलब जो भी राज्य निर्धारित करेगा, जो भी कानून बनाएगा, जो भी चीजें तय करेगा वो सबके लिए सरकार के द्वारा बराबर तय किया जाएगा। वो किसी व्यक्ति में विशेष में भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण देखिए मैंने दे रखा है। किसी शहर में दो व्यक्ति रहते हैं, अगर उन दोनों में झगड़ा हो जाएगा तो भी उन दोनों के न्याय पाने का समान अधिकार ही रहेगा, क्योंकि कानून की नज़र में दोनों एक समान है। आगे वाले उदाहरणों में यह और स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों ऐसे ही अनुच्छेद 15, 16, 17 अगर जैसे टाइम पे आते रहेंगे तो मैं उसमें डिस्कशन करता चलूँगा। ठीक है साथियों, तो ये आज के लिए मैंने इतना ही बना रखा था शायद। और ठीक है साथियों, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, यदि पसंद आए तो अरविंद का अड्डा को लाइक भी कीजिए। ठीक है साथियों, थैंक यू वेरी मच।